भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली के प्रभारी और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई वेंकैया नायडू जी, पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री भाई विजय गोयल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के प्रभारी सांसद लोकसभा में मेरे सहयोगी भाई शाहनवाज हुसैन जी, दिल्ली के ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय खुराना जी, विशेष सहयोग निधि के प्रमुख आदरणीय मांगेराम जी, दिल्ली के दोनों राष्ट्रीय महामंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, आशीष सूद जी, और आज की इस मासिक बैठक में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही और उत्साही कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, जब मैं सोचकर चली थी मासिक बैठक है तो लगता था कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, 100, 200, 300 की बैठक होगी, लेकिन ये तो बड़ी पूरी जनसभा है भैया। कार्यकर्ता, अगर इतने कार्यकर्ता दिल्ली में मासिक बैठक में उपस्थित होते हैं, मंडल स्तर तक के पदाधिकारी ही केवल उपस्थित हैं, वही मैं कह रही हूं कि केवल अपने कार्यकर्ता यहाँ पर अगर उपस्थित हैं तो दिल्ली में हमारा झंडा कितना बुलंद होने वाला है, इसका एक विश्वास लेकर मैं यहां से जा सकती हूं। मित्रों, मुझे आज विशेष रूप से जो कल वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसकी विवेचना और विश्लेषण के लिए यहां बुलाया गया है। अरुण जी भी आने वाले हैं। अभी राज्यसभा में चूंकि कपिल सिब्बल जी का जवाब चल रहा है, आज जेपीसी का वो प्रस्ताव जो लोकसभा से पारित हो चुका आज राज्यसभा में गया है, इसी कारण से वो बाद में आएंगे। लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहती हूं कि बजट के दो तरह के विश्लेषण होते हैं। एक विश्लेषण होता है जो आंकड़ों पर आधारित होता है और अर्थशास्त्रियों के साथ किया जाता है, लेकिन एक विश्लेषण होता है जो राजनीतिक होता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए किया जाता है। क्योंकि मैं ये मानती हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता एक सैनिक के समान होता है, और जिस तरह से हम सैनिक को हथियारों से लैस करके दुश्मन के सामने भेजते हैं, इसी तरह राजनीतिक कार्यकर्ता के हथियार होते हैं सही तथ्य और सबल तर्क। अगर हम तर्क और तथ्यों से अपने कार्यकर्ताओं को लैस कर दें तो बड़े से बड़े विरोधी का वो सामना कर सकता है। इसलिए जो विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगी बजट का, वो एक राजनीतिक विश्लेषण होगा। वो आपको तथ्य थमाने वाला, किसी भी विरोधी के सामने तर्क करके जीत हासिल कराने वाला तर्क होगा। जब भी बजट आता है मित्रों, तो अलग अलग वर्ग के लोगों की कुछ उम्मीदें और कुछ आशाएं होती हैं। इससे जो उस समय का दौर चल रहा है, उस दौर का सामना करने की कितनी ताकत उस बजट में है, ये उस वर्ग के लोग देखते हैं। इस समय जब ये बजट प्रस्तुत किया गया, देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, देश भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है, देश काले धन के मेनेस के दौर से गुजर रहा है। इसलिए हम सबको ये आशा थी कि बाकी चीजों की जो घोषणा वित्त मंत्री करेंगे सो करेंगे, मगर इन तीन चीजों पर जबरदस्त वार करने वाला बजट उन्हें पेश करना चाहिए, जो महंगाई को रोकने वाला हो, जो भ्रष्टाचार पर वार करने वाला हो, जो काले धन को स्वदेश वापस लाने वाला बजट हो। लेकिन अगर इन तीनों कसौटियों पर मैं आज के बजट को तोलूं तो केवल और केवल निराशा हाथ लगती है। और एक चौथी चीज, बेरोजगारी जो हिंदुस्तान की आज की नहीं कई वर्षों से समस्या चली आ रही है, उस बेरोजगारी को अगर समाप्त नहीं तो कम करने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा, ये भी हमारी आशा थी। लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि बजट के सारे पैराग्राफ्स और सारे पन्ने हमने पढ़ लिए, एक जगह एक वाक्य के एक शब्द में अनएम्प्लॉयमेंट शब्द आता है। अनएम्प्लॉयमेंट पे वार करना तो बहुत दूर की बात है मित्रों, अनएम्प्लॉयमेंट को समस्या के रूप में चिन्हित भी नहीं किया गया। जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जिन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है कि देश के सामने ये समस्याएं हैं, उसको समस्या भी नहीं माना वित्त मंत्री ने।
कि बेरोजगारी कोई समस्या है। यहां ज्यादातर हमारे यहां युवा कार्यकर्ता है। जब आप युवकों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक कहने वाली बात है कि बेरोजगारी दूर कैसे करेंगे, ये तो छोड़ दीजिए। अरे ये तो कहा होता कि बेरोजगारी एक समस्या है, और जब आप किसी चीज को समस्या मानते नहीं तो उसका समाधान कैसे खोजेंगे। पूरे के पूरे बजट में महंगाई को चिन्हित नहीं किया गया, ये बेरोजगारी को चिन्हित नहीं किया गया, और उसके समाधान का कोई उपाय नहीं सुझाया गया। इसी तरह महंगाई, अगर आप महिलाओं की दृष्टि से देखें तो वो केवल एक उम्मीद लगाए बैठी थी, क्या ये बजट महंगाई को कुछ कम करेगा, उनकी रसोई के डिब्बे जो खाली पड़े हैं क्या उनको कोई राहत पहुंचाएगा। लेकिन महंगाई दूर करना तो दूर मित्रों, जो महंगाई आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है उसका भी जिक्र और उसका भी किसी तरह का विश्लेषण वित्त मंत्री ने नहीं किया। आप कहेंगे आगे बढ़ती कैसे देख रही है, जैसे पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ये मानकर चले हैं कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, स्थिर रहेंगी, जबकि ये सच्चाई नहीं है। आज जो लीबिया में हालत हो रही है वो अगर सुधर भी जाएगी तो जो बाकी देश तेल के ऊपर बैठे हैं या तेल जिनके यहाँ पैदा होता है उनके यहाँ जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां आ रही हैं उससे तेल के दाम बढ़ने जरूरी है। और अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई बढ़ाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्योंकि हर चीज ढुलकर आती है, ट्रक के माध्यम से ढुलकर आती है, वाहनों के माध्यम से ढुलकर आती है, तो ढुलाई के चार्जेस बढ़ते हैं, फ्रेट चार्जेस बढ़ते हैं, ढुलाई के दाम बढ़ते हैं। और जब ढुलाई के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल का असर केवल मिडिल क्लास तक नहीं रहता, बल्कि वो गरीब जो केवल प्याज और चटनी से रोटी खाता है उसके भी खाने की चीजों के दाम बढ़ते हैं। इस चीज की पूरी तरह से अनदेखी की है वित्त मंत्री ने। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि डिफ्लेशनरी बजट है तो मैं कहती हूँ ये डिफ्लेशनरी नहीं, ये पूरी तरह से इन्फ्लेशनरी बजट है, ये आगे महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। तो बेरोजगारी की चर्चा नहीं, महंगाई को किस तरह से कम किया जाए इस बात की चर्चा नहीं। फिर हम आते हैं सरकारी कर्मचारियों की तरफ से। कहीं ना कहीं एक उम्मीद सरकारी कर्मचारी को थी, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं, केंद्र के भी रहते हैं और प्रदेश के भी रहते हैं, कि 1,60,000 की एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख जरूर किया जाएगा। बच्चे बच्चे की जबान पर यह बात थी कि और कुछ हो ना हो ये 1,60,000 से लिमिट बढ़कर 2 लाख की जरूर होगी। लेकिन वहां भी उन्होंने जिसे कहते हैं पैबंद लगाने का काम, हमारे हरियाणा में कहते भाई थेगली लगा दी, टूटा पड़ा दशहरा थेगली लगा दी। तो इस वित्त मंत्री ने तो थेगली लगाने का काम किया है, 1,60,000 से 1,80,000 कर दिया उसको। इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। 1,60,000 की लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर देते तो भी शायद कोई शाबाशी, कोई बधाई का एक शब्द सरकारी कर्मचारी ने दे देता, मगर 1,60,000 को बढ़ाकर 1,80,000 करके इन्होंने केवल मजाक करने का काम किया। और जब भी वो एग्जम्पशन लिमिट देते थे तो हमेशा महिलाओं की एक श्रेणी अलग रहा करती थी, महिलाओं की श्रेणी हमेशा अलग रहा करती थी। लेकिन इस बार इन्होंने महिलाओं की श्रेणी भी खत्म कर दी। जो एग्जम्पशन लिमिट थी जैसे सीनियर सिटीजन की बढ़ाते थे, उसके साथ साथ महिलाओं को अलग से राहत देते थे, वो भी इन्होंने इस बार नहीं करने का काम किया। चौथी बात, ये बजट पक्षपात से भरा हुआ बजट है। जब वित्त मंत्री देने के लिए बैठते हैं तो राजधर्म का तकाजा है कि वो सबकी आवश्यकताओं का आकलन करें और सबको जरूरत के हिसाब से दें। लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूं दिल्ली में खड़े होकर कि देश में कितनी आईआईटीज हैं? प्रणब मुखर्जी को केवल आईआईटी खड़गपुर दिखाई दी, जिनको 200 करोड़ रुपया उन्होंने देने का काम किया, और बाकी सारी आईआईटीज की अनदेखी कर दी। देश में कितने आईआईएम्स हैं? केवल उन्हें आईआईएम कलकत्ता दिखाई दिया और सारे आईआईएम्स की उन्होंने अनदेखी कर दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जब सेंटर देने की बात की तो उन्होंने एक तरफ मुर्शिदाबाद चुना, दूसरी तरफ केरल जहां चुनाव में मल्लापुरम चुना। 2 जगह चुनी, और वो दोनों की दोनों वो चुनी जहां चुनाव है। एक अपना गृह राज्य चुना और एक केरल चुना जहां चुनाव होने वाला है।
तो जब आदमी पक्षपातपूर्ण ढंग से बंटवारा करता है तो दूसरी जगह हार्ट बर्निंग होनी जरूरी है। आज आईआईटी दिल्ली वाले सोच रहे होंगे क्या गुनाह है हमारा, वित्त मंत्री की नजर हम पर क्यों नहीं पड़ी। आज देश के अन्य आईआईएम, खासतौर पर आईआईएम अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर है आईआईएम्स में। आज आईआईएम अहमदाबाद के लोग सोच रहे होंगे कि वित्त मंत्री की नजर हम पे क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि उनका गृह राज्य है और चुनाव में जाने वाला है, इसलिए पक्षपात से भरा हुआ ये बजट उन्होंने देने की काम की। चौथी बात मित्रों जो सबसे बड़ी है, आज देश जिस चौराहे पर आकर खड़ा है, एक संक्रांति काल है, उस समय एक बड़ी सोच वाले बजट की जरूरत थी। ये जितना भ्रष्टाचार सामने उभर के आ रहा है उससे कहीं ना कहीं देश का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, इसलिए जरूरत थी एक ऐसे बजट की जो देश का आत्मविश्वास खड़ा करता, जो अविश्वास के संकट को दूर करता। आपको मालूम है जब हमारे यहां एनडीए का शासन था तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनमें 60-60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए थे। इनको आज भी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी नींव रखी थी हमने कि लोग कहते थे कि इतनी सड़कें इतने उसमें बन सकती हैं। इतनी बड़ी सोच थी अटल जी की, इतने दूरदर्शी थे वो विजनरी का बजट था। इतना बड़ा दूरदर्शी प्रधानमंत्री के हम कहा करते थे, या तो हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाने की बात की थी, और या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना करके राष्ट्रीय राजमार्गों की नींव डाली है। लेकिन आपको मालूम है हमारे समय में 20 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बनती थी, और इस सरकार ने कहा था कि हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़क बनाएंगे। लेकिन अब जब हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे इनका, तो 20 के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़कें सरकार बना रही है, 4 किलोमीटर प्रतिदिन। इस कछुए की चाल से अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा करेंगे तो वर्षों क्या सैकड़ों साल लग जाएंगे पूरे देश को सड़कों से जुड़ने के लिए या राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने के लिए। ये विजनरी बजट नहीं है, ये दूरदर्शी बजट नहीं है। आप में से जितने लोगों ने बजट सुना होगा, एक के बाद एक 6 आइटम्स पर वित्त मंत्री ने कहा कि 300 करोड़ दे दो, 300 करोड़ दे दो, 300 करोड़ दे दो, 300 करोड़ दे दो, 6 बार। और बाद में क्या कहा कि मैं 300 करोड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसी देश में वित्त मंत्री जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि अपने लकी नंबर के हिसाब से राशि का आवंटन करते होंगे। मैं तो कहना चाहती हूं आपने बहुत बड़ी गलती की प्रणब दा, सार्वजनिक रूप से ये कह के कि आपका 3 नंबर लकी नंबर है, क्योंकि आप अपनी पार्टी में आज तीसरे ही नंबर पे है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के बाद आपका नंबर आता है। सोनिया जी अब कभी आपको नंबर 2 या नंबर 1 पे नहीं लाने वाली, क्योंकि 3 नंबर ही आपका लकी नंबर है। ये सार्वजनिक रूप से आपने कह दिया। और अगर 3 ही लकी नंबर था तो एक 0 आगे और लगा दिया होता। 300 करोड़ की जगह 3000 करोड़ अगर एक एक चीज में दिया होता। अरे 100 करोड़ का देश है मित्रों, 100 करोड़ का देश है। आप कहते हैं कि दलहन का क्राइसिस है, संकट है। दलहन उत्पादन के लिए आप 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पाम ऑयल के लिए आप 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं, न्यूट्री सीरियल्स के लिए आप 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तभी मैंने कहा ये एक दूरदर्शी का बजट नहीं है, ये किसी विजनरी का बजट नहीं है। ये बजट जरूरत के मुताबिक बनाया गया बजट नहीं है, बल्कि सारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सेक्रेटरीज को बुला के कह दिया कि इन तमाम आइटम पे 300 करोड़ दे दो, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। किसी भी विश्व के किसी देश में इस तरह से राशि का आवंटन नहीं किया जाता मित्रों। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केवल उधारी से काम चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपया रेलवे को कह दिया बॉन्ड्स दे दो, उधार मांग लो। 10,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवेज को कह दिया बॉन्ड दे दो, उधार मांग लो। 10,000 करोड़ रुपया बंदरगाहों के लिए कह दिया उधार मांग लो। और 5,000 करोड़ रुपया हुडको को कह दिया आवास के लिए। कहा तो अकेले एक योजना हमने 60,000 करोड़ की चलाई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये चारों इंफ्रास्ट्रक्चर में 35,000 करोड़ रुपया, वो भी उधारी का। उधारी के पैसे से कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। 35,000 करोड़ रुपया सबको मिला के, इसमें रेलवे लाइन भी बिछ जाएगी, इसमें सड़क भी बन जाएगी, इसमें बंदरगाह भी बन जाएंगे, और इसमें इनके लाखों लाख मकान भी बन जाएंगे। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तो विकास कैसे होगा मित्रों?
गरीबों का कल्याण कैसे होगा? हम वेलफेयर स्टेट के लोग हैं, हम कल्याणकारी राज्य हैं, जहां वृद्धावस्था पेंशन देती है सरकार, जहां विकलांग पेंशन देती है सरकार, जहां विधवा पेंशन देती है सरकार। हमारे यहां कहेंगे इसमें से क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं तो आप हंसते रह जाओगे। कल जिस समय वित्त मंत्री भाषण कर रहे थे और उन्होंने घोषणा की कि हम केरोसिन ऑयल और फर्टिलाइजर खाद पर कैश ट्रांसफर करेंगे सब्सिडी, तो तालियां बज गई। इतनी तालियां बज गई क्योंकि उनको लगने लगा चलिए अब खाद की सब्सिडी फैक्ट्रियों को न देकर के डायरेक्ट किसान को मिलेगी। लेकिन उन तालियों के बीच मैंने सुन लिया जो बाकियों ने नहीं सुना था, और बाद में मैंने स्पीच से भी देखा। ये वित्त मंत्री कहते हैं खाद की सब्सिडी बीपीएल लोगों को दी जाएगी, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दी जाएगी। जब आप बीपीएल का आंकड़ा लिखने जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन का स्टेटस लिखने जाते हैं, तो पहली चीज पूछते हैं जमीन है? नहीं है। मकान है? नहीं है। तब आपको बीपीएल में लाया जाता है। तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है, ये उनको क्या खाद की सब्सिडी खाने के लिए देंगे? इतनी ताली बजी उस पर, लोगों को लगा कि किसानों को खाद की सब्सिडी मिल रही है, जो कि लोग सोचेंगे खाद की सब्सिडी तो किसान को ही मिलेगी ना। लेकिन ये सरकार खाद की सब्सिडी बिलो पॉवर्टी लाइन को देने जा रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन वाला खाद का क्या करेगा? जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है, वो खाद की सब्सिडी का क्या करेगा? इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक अदूरदर्शी वित्त मंत्री का बनाया हुआ बजट है। ये वो चीजें हैं जो आम आदमी समझेगा, सरल भाषा में लोगों के बीच जाकर। ये चौपाल की चीज है। आप चौपाल में जाके बैठेंगे, लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे ताऊ ताली बजाई थी ना कि खाद की सब्सिडी मिलेगी, कौन है? मिल रही, वो तो मिल रही है गरीबान है, जिनके दोहरे जरा भी एक फूटी टोकरी भी नहीं है जमीन की, उसमें मिल रही है। तो कहेगा है मुझे नहीं मिल रही। इस तरह से मैं आपसे करूंगी, चीजें जो हैं इनको नोट करके, केवल लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में इनको नोट करने वाली चीज है कि ये बजट महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है, ये बजट बेरोजगारी की समस्या को ना चिन्हित करने वाला बजट है, ये बजट सरकारी कर्मचारी के साथ मजाक करने वाला बजट है, ये बजट किसानों का उपहास करने वाला बजट है, और ये बजट बहुत छोटी सोच का बजट है। ये बजट पक्षपातपूर्ण से भरा हुआ बजट है। इसने सबको एक निगाह से देखने का काम नहीं किया है। इसलिए ये बजट यथास्थिति को बनाए रखने वाला बजट साबित होगा, हिंदुस्तान को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट नहीं साबित होगा। एक रिचुअल होता है जिसे हिंदी में रस्म अदायगी कहते हैं कि हर वर्ष 28 तारीख को वित्त मंत्री को एक बजट पेश करना है। जैसे हम कई चीजों का त्योहार मनाते हैं, कभी कभी मनाते हैं, तय करते हैं, उसे अंग्रेजी में रिचुअल कहते हैं और हिंदी में रस्म अदायगी कहते हैं। तो वित्त मंत्री ने 28 फरवरी को खड़े होकर ये बजट प्रस्तुत करके केवल रस्म अदायगी की है मित्रों, लेकिन हिंदुस्तान की समस्याओं का कोई समाधान ना ढूंढा है ना बताया है। जहां तक करप्शन और काले धन का सवाल है, प्रारंभ किया वित्त मंत्री ने कि मैं पारदर्शिता लाने वाला बजट दूंगा। हम लोगों को लगा कि पारदर्शिता लाने के लिए कुछ अच्छे उपाय सुझाएंगे, लेकिन जब तक वो बजट भाषण समाप्त हुआ तो पता चला कि करप्शन खत्म करने के लिए एक जीओएम बना दिया, एक मंत्रिमंडल का समूह बना दिया। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब किसी चीज का निर्णय टालना हो तो कमेटी गठित कर दो। तो यहां भी एक और मंत्रिमंडल समूह बन गया। आज मैं फिक्की में गई थी तो मैंने कहा कि अब तो एक जीओएम, एक मंत्रिमंडल का समूह इस पर बनना चाहिए कि बाकी मंत्रिमंडल के समूहों ने क्या किया है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है जीओएम पे जीओएम बनाए जा रही है। लेकिन अब एक ऐसे जीओएम की जरूरत है कि बाकी जीओएम्स ने क्या किया। पूरे करप्शन पर एक समाधान के हमने एक जीओएम बना दिया है। और जहां तक काले धन का सवाल है मित्रों, काले धन में उन्होंने एक 5 सूत्री फॉर्मूला दिया, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यहां वित्त मंत्री ये घोषणा जरूर करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कन्वेंशन है उसको भारत अनुमोदित करेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये कन्वेंशन क्या है। पूरे विश्व में, आइए बस आइए, मैं समाप्ति करने वाली हूं, आपको माइक थमाने वाली हूं, आप आ जाइए।
काले धन के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि युग बदल रहा है और पूरे विश्व में इस बात पर चर्चा हो रही है। जब विश्व के बड़े देशों ने चिंता इस पर जाहिर की तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कन्वेंशन अडॉप्ट की जिसके अंदर 140 देशों ने हस्ताक्षर किए, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन। भारत भी उनमें से एक था हस्ताक्षर करने वालों में। लेकिन उस कन्वेंशन में एक प्रावधान है, और वो प्रावधान क्या है कि ये लागू आपके देश में तब होगी जब आपका देश इसे अनुमोदित करेगा, जिसे अंग्रेजी में रेटिफिकेशन कहते हैं। कई देशों में ये कन्वेंशन रेटिफाई होती है संसद के द्वारा, पर हमारे देश में ये रेटिफिकेशन केवल मंत्रिमंडल कर सकता है, संसद में भी आने की आवश्यकता नहीं होती। आप हैरान होंगे मित्रों सुनकर कि इस कन्वेंशन को उन 140 देशों में से केवल 14 देशों ने अभी तक अनुमोदित नहीं किया है, और भारत उसमें से एक है जिसने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। तो इस 5 सूत्री फार्मूले में हम ये आशा कर रहे थे कि वित्त मंत्री ये तो कम से कम कहेंगे कि हम यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन रेटिफाई करेंगे, लेकिन ये भी उन्होंने नहीं कहा। और जो उन्होंने कहा वो क्या कि इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में हम एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को संशोधित कर रहे हैं, मगर वो प्रोटोकॉल लागू होगा अप्रैल 2011 से, और अप्रैल 2011 के बाद जो काला धन वहां रखा गया है उसकी जानकारी मिलेगी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है मित्रों कि आप चोर को कह रहे हैं कि 2 महीने बाद तेरे घर में आएंगे, ताकि तब तक वो सारा सामान अपना निकाल करके बाहर कर ले, और जब आप जाएं तो आपके हाथ कुछ लगे नहीं। अप्रैल 2011 के बाद की जानकारी मिलेगी इन्हें। अप्रैल 2011 तक कोई रखेगा, और वो भी डंके की चोट कह रहे हैं कि अप्रैल 2011 के बाद की जानकारी हम लेकर आएंगे, ताकि जिन्होंने वहां वो धन रख रखा है वो निकाल के बाहर ले जाएं और जानकारी के रूप में हमें शून्य मिले और धन भी वापस 0 आए। एक भी इस समय रखे हुए धन पर हम अपना हाथ न जमा सके। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, काले धन को वापस लाने की किसी तरह की इच्छा शक्ति सरकार ने नहीं दिखाई। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केवल फर्ज अदायगी की है। तो ये बजट हताशा और निराशा बढ़ाने वाला बजट है। जितनी आशाएं और उम्मीदें लेकर के देश बैठा था, वो पूरा देश इस बजट से निराश हुआ है। ये तर्क और ये तथ्य जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इनको लेकर के जाएंगे तो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, चौपाल चौपाल, ढाबे पे खड़े होके, बस में सफर करते हुए इन बहुत साधारण तर्कों को सहज भाषा में लोगों के साथ बात करके आप बहस कर सकते हैं और बहस में जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।